खबर तफसील से। दिल्ली में मुस्लिम दानिशवरों की मीटिंग जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा मुस्लिम शख्सियतों की शिरकत हुई है। फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, अली अनवर, प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी भी मीटिंग में मौजूद हैं। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू हो रही है। कि रोज ये मुल्क किस्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किस्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। लोग खामोश हैं। यहां तक कि हालात यहां तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे, ये फैसला हम करेंगे। सियासी जमातें इसमें पड़ गई कि हमारा वोट न चला जाए। जो दूसरी जमातें थी वो डर गई और खौफ खा गई। मेरी कौम एक सहमी हुई, डरी हुई कौम है। आप हजरात आए, आपका शुक्रिया। मुबारकबाद आपको नहीं, मैं मुबारकबाद मोदी को देना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद अमित शाह को देना चाहता हूं, जिसने सोई हुई, डरी हुई कौम को एक अंगड़ाई लेने का मौका दे दिया। मोदी और अमित शाह का ये कर्म है, इस कौम को सद न जाने कब से उलमाए कराम, मुदब्बिर, मुफक्किर जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम माजी में खोए रहे। ये शायद पहला मौका हुआ है कि हमने अपने खाका एक तैयार करने की कोशिश करी कि हमारी आगे वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। ये जो आइन है, यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा ताल्लुक है इस मुल्क से। अगर आइन चला गया तो ना ये मुल्क बचेगा और न ये हम बचेंगे। कोई तो है आगे जो बढ़े। मैं मशकूर ममनून हूं, मेरे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये देखिए, जिनकी जिंदगी इस हालत में है कि 2 कदम चलना दुभार है। मैं भी उसी में शामिल हूं। 125 साल पुरानी जमात आरएसएस, उसमें तकसीम क्यों नहीं हुई? हमारी कितनी जमीयतों में तकसीम हो गई, कितनी मजहबी तंजीमों में तकसीम हो गई। उसकी वजह यह है कि वो अपने नस्बुलैन से नहीं हटे। उन्होंने जो तय किया, चाहे वो अल्लामा मशरिकी की जो तहरीक खाकसार थी, उसके मुकाबले में आरएसएस तय हुई थी। अल्लामा मशरिकी तो बताइए कहां चले गए, लेकिन आरएसएस आज रूल कर रही है और दुनिया में सबसे बड़ी जमात कहलाती। तो मेरी आपको इस फोरम पे ये मुतवाना दरखास्त है अपने बुजुर्गों से और अपने जो इसके जो भी सीनियर इसके जो कारकुनान है उनसे दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते आप जिस मकसद के लिए इसको बना रहे हैं, उस मकसद पे आप कायम रहिए। हमने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी पॉजिटिव काम नहीं किया। उसके लिए अभी आज के जो दिन देख रहे हैं कांग्रेस वाले, इसलिए देख रहे हैं उन्होंने कभी भी लोगों के वादे किए। मुसलमानों के साथ में कई वादे किए। हमारे जितने सिटिंग लोग यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया काम करने का। हमारी कौन के साथ काम करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सेकुलर में काम करो। उन्होंने सेकुलर में काम किया, लेकिन सेकुलर बन के काम करने का उनको आज जो नतीजा होगा है, मैं समझता हूँ, छोटी बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी लोग बैठे हैं वो देख रहे होंगे आज के जो हालत है। उन्होंने अपनी कौम के लिए खुल के काम नहीं किया, सिर्फ अपनी पार्टी की वफादारी की। लेकिन ये अच्छा वक्त है, सोचने का वक्त है और समझने का वक्त है। और उसके साथ एक आखिरी बात ये बोलूंगा कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, कल भी मैंने बात कही थी, खवातीन के साथ साथ हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे कितना लोग परेशान हुए। हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे जो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई वो थी ख्वातीन की तादाद। हमने देखा और इनफैक्ट सारी दुनिया ने देखा, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद थी और बेखौफ दरे गम मुकाबला किया। उन्होंने मुकाबला किया नाइंसाफी का, मुकाबला किया तमाम उन ऐसी लोगों का जिन्होंने उनके ऊपर ना जाने कितने कहर की बरसा दिए। लेकिन फोरफ्रंट पे हमारी माशाल्लाह जो मुआशरे में जो ख्वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के उन्होंने आगे हिस्सा लिया। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। वो ये कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बका के बारे में बातचीत की जा रही है, तो मैं
अपनी अगली बात कहने से पहले अम्बेडकर की बात को जिन्होंने अपने किताब मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज में जो उन्होंने लिखी, क्लियर कट सिग्नल है कि माइनॉरिटीज विल बी क्रश्ड और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है वो एक बिल्कुल मौकरी मदा बन जाएगा और रूल ऑफ लॉ में इनके साथ इम्तियाज बढ़ता जाएगा। तो ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल आज सच साबित होती है। आजकल कम्युनलिज्म की जो अफीम है वो सब जगह है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, पूरा भारत खतरे में है। भारत के चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे औरतें हों या मर्द हों, हर कम्युनिटी के जो शरीफ लोग हैं जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, योगदान दिया, भारत को इस हालत में लाके खड़ा किया, वो सब परेशान। मोहम्मद अजीब साहब हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने एक कोशिश की है और काफी दिनों से वो लगे हुए। मैं बराबर देखता रहता हूं, राब्ता मेरा बहुत कम रहता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी खबरें देखता रहता हूं क्योंकि दिल को चैन नहीं मिलता। ठीक है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाओ, फतवा लिखो, बयान करो, वो ठीक है मसरूफियात हमारी, लेकिन जब तक हालात हाजिरा पर नजर न पड़े दिल को चैन नहीं मिलता। और यही हमारे मजहब की तालीम है कि कोई भी चीज हमारे लिए अछूती नहीं। हम लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है, जो गलत झूठे केसेस में हमारे नौजवानों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। मैंने पिछले सेशन में 2019 में मैंने एक सवाल पूछा था लॉ मिनिस्टर से कि साहब जरा ये बताएंगे कि जेलों में कितने लोग वीकर सेक्शन के हैं। तो बोले हम रिलीजियस काउंट नहीं करते, लेकिन अभी पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था एनसीआरबी की कि उसमें आया कि 73% लोग अगर जेलों में हैं तो वो वीकर सेक्शन के हैं, जो वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं। जनरेशन की एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए रिसर्चर मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी नाराजगी अपने बड़ों से उससे ज्यादा है। मेरी नाराजगी मेरे माँ बाप से ज्यादा है, सरकार से ज्यादा नाराजगी मुझे मेरे माँ बाप से है, और मैं ये चाहूंगी कि मेरे बेटे को मुझसे वो नाराजगी ना हो। इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम सब लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने सबने बोला कि औरतों की बात करनी चाहिए, वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन। आई डोंट बिलीव वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन, आई बिलीव वी नीड मोर विमेन इन डिसीजन मेकिंग रोल। आर यू रेडी टू वॉक बिहाइंड विमेन? मजहबी मकामात को लेकर तनाज़ात पर साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मसाजिद को लेकर तनाज़ात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी से बातचीत की। धार्मिक स्थानों को लेकर लगातार विवाद जोर पकड़ रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं। आज भी दिल्ली में एक मीटिंग हुई है और साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी साहब इस मीटिंग में शामिल होने आए थे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं ज्ञान व्यापी, ताजमहल, जामा मस्जिद, अब अजमेर शरीफ, तमाम जो धार्मिक स्थान हैं उनको लेकर के विवाद हो रहा है। बिल्कुल बेबुनियाद है, शरारत है, से मुसलमानों पर हमला है, ये उनको डराने की, खौफजदा करने की, झगड़ा के भाग जाए यहाँ से, वो घर बैठ जाएं, ये साजिश करी है कि, और ये हिंदू जो फिरका परस्ती है उसकी एक मगरूर शक्ल है, बदमाश शक्ल है, जो मुसलमानों पे हमलावर है। ये जो कुतुब मीनार का विवाद है, कुतुब मीनार में भी बात की जा रही है कि बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर था, उसको शामिल किया गया। अभी तो जाने, ऐसा ही जाने मंदिर था नहीं था तो जाने, मैं तो कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, नहीं मालूम उसको आगे, लेकिन जो किया जा रहा है वो सारा रहता है खाली मतलब, और खुद ही बोल दिया ऐसा ही ने कि वो पूजा अलाउ नहीं करेगी किसी को। मतलब ये अभी तक हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े लोग जो हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुगल बादशाहों ने मंदिर तोड़े और फिर वहाँ पर मस्जिदें बना दी। कहीं नहीं तोड़े, इक्का दुक्का बात हो सकती है, मस्जिदें भी तोड़ी हैं उन्होंने,
गोलकंडा भी मस्जिद भी तोड़ी औरंगजेब ने आके मत, और जो जागीरें दी हैं, ज़मीनें दी हैं, फरमान के जरिए महाराज दिए हैं, वो भी तो मुगल बादशाहों ने दिए हैं। मतलब हिंदू उज्जैन का महाकाल मंदिर है, वहाँ औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ ऑर्डर्स हैं कि 4 किलो घी चाहिए होता है रोज़ उन्हें चिराग जलाने के लिए, वो मेरे खर्चे भी दिए जाए उनको। अभी आप जब बात कर रहे थे कि मुसलमानों ने, मुस्लिम बादशाह जो हैं उन्होंने किसी का कत्लेआम नहीं किया बल्कि हिंदुओं ने किया, इसकी क्या है हकीकत है? मैंने नाम नहीं है ना, पुष्पमित्र शंका, हजारों हिंदू को मरवा दिए, बुद्ध मरवा दिए उसने, सारे मंदिर तोड़वा दिए बुद्धों के, सारा विहारे तोड़वा दिए, मतलब उसमें बाहर निकाल दिया सबको यहाँ से, सिरोन भेज दिया, तिब्बत भेज दिया, चाइना भेज दिया, कोरिया भेज दिया, वियतनाम भेज दिया, सब बाहर कर दिए पूरे बुद्धों को यहाँ से। वो तो पढ़े लोग तो मालूम हो उनको, अपने हिस्ट्री पढ़िए। अशोक का सेनापति था जिसने अशोक के पोते को कत्ल करके कब्जा कर लिया हुकूमत पर, वीरमन था वो, और सारे बुद्धों को भंडारे सफर कर दिया उसने। आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों को इनके लिए याचिका दाखिल करनी चाहिए, क्या इससे हल निकलेगा? इससे हल निकलेगा, ये हर जगह का, हर जगह हो रहा है, मस्जिद की भी मंदिर है आगे, इसका तो कोई सबूत नहीं है। इसका तो मुसलमान बौद्धों की लड़ाई लड़े, क्यों नहीं लड़े? मतलब आगे बौद्ध की लड़ाई उसूल की बात है। अगर इबादत गाह किसी की गिराई गई तो आप दोबारा बनाई जाए तो वो बात गाह नहीं है क्या? वो आगे उनको बनाना चाहिए दोबारा, जो जिसका हिस्टोरिक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री में कत्लेआम का एविडेंस है पूरा उनका, मुसलमानों ने नहीं किया इसका। शुक्रिया। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ, कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं जमीयत उलमा हिंद की कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यकसा सिविल कोड पर करारदाद मंजूर की गई। कॉन्फ्रेंस में यकसा सिविल कोड को नाफिज करके बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि इस्लामी शरीयत में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामला जैसे निकाह, तलाक, खुला, विरासत वगैरह किसी माशरे, गिरोह या फर्द के कानून नहीं हैं। ना ही ये रस्म व रिवाज और सकाफत का मामला है, बल्कि नमाज, रोज़ा, हज वगैरह की तरह ये भी हमारे मजहबी अहकामात का हिस्सा है जो कुरान और हदीस से लिए गए हैं। इसलिए इनमें कोई भी तब्दीली या किसी को इनकी पैरवी से मना करना वाज़ेह तौर पर इस्लाम में मुदाखलत और आईन हिंद के आर्टिकल 25 में दी गई जमानत के खिलाफ है। वो वजह है उसकी खास कि एक खास जहनियत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं है तो हम अकलियत हैं, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में है, माइनॉरिटी में है। लेकिन भाइयों, बेवकूफी मत करना, जरा अक्लमंदी से काम करना है, वही सब्र करना है, एराज से काम लेना है, और उसको जो तुम्हारा हम ख्याल है या हम ख्याल हो सकता है इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, मैं हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी तजवीज मंजूर की गई है ना, तो क्या करूं, बोलना पड़ेगा ना हिंदी कुछ ना कुछ। उन लोगों को जो हमारे हम ख्याल हैं राष्ट्र निर्माण में, हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, और वो हर पार्टी में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद हैं। ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल हैं, ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। जिनकी हुकूमत है उसमें भी लोग मौजूद हैं ऐसे। जरूरत इस बात की है कि हम समझदारी के साथ, सीनों को चौड़ा करके और हिकमत के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत, एक तवील मुद्दती पॉलिसी के तहत
उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। ये जो नफरत, ये जो तकसीम करने की पॉलिसी है उसको फेल करें। उधर उत्तर प्रदेश में जमीयत उलमा हिंद की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इस हवाले से कुछ देर पहले आप तफसील भी देख रहे थे। जमीयत की कॉन्फ्रेंस से मौलाना अरशद मदनी ने खिताब करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जमीयत के 2 ग्रुप मुत्तहिद होकर काम करेंगे। इस ऐलान के बाद मुस्लिम हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उत्तर प्रदेश में जमीयत उलमा के रियासती जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस से बातचीत की है। देवबंद में 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है। जमीयत उलमा का जिस तरह से महमूद मदनी गुट का यह अधिवेशन है, जिसमें पहले दिन जब अरशद मदनी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये बयान दिया कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों गुट एक होंगे, इससे एक बड़ा मैसेज जाता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी गुट के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी हादी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुद्दूस साहब, किस तरह का मैसेज जाएगा इस बयान का कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों गुट एक होंगे, और क्या लगता है इस समय एकजुटता की जरूरत है? देखिए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो हमसे आपसे छिपे हुए नहीं हैं, और ये दौर, ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। हर एक को जो है एक दूसरे से जुड़ जाना चाहिए, सारे इख्तलाफात ख़त्म कर लेने चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अगर हम लोग न जागेंगे तो कब जागेंगे? हमारे बड़ों के जहन में अल्लाह ने ये बात डाली है, तो खुश नसीबी और सादत है हमारे लिए कि जो है ये दोनों गुट बड़े हैं जो मुल्क की रहनुमाई रहबरी करते हैं, क़यादत इन्हीं के हाथ में है। मुसलमानों में इससे बड़ी कोई तंजीम नहीं है। तो ये हमारे सब के लिए खुश नसीबी और अच्छा पैगाम देती है कि आगे सब मुत्तहिद होकर के काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा, जिस तरह का इतना बड़ा ऐलान अरशद मदनी साहब? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और इस बयान से खुशी की लहर पैदा होगी और लोग मुबारकबाद देंगे और चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिशात यही है। उम्मीद है कि ये ख्वाहिशात इन बड़ों के जरिए से जो है वो अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। साफ तौर से हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी गुट के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। उनका कहना है कि ये जो अरशद मदनी साहब का ये जो मैसेज है, ये जो ऐलान है, इससे लोगों में खुशी की लहर आएगी और लोगों को एकजुट होना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर कर्नाटक से है, जहां के एक तालीमी इदारे में स्टाफ के मुतासिबाना रवैये को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है। जिला बागलकोट में वाक़ एक कॉलेज में टोपी पहनने पर तालिब इल्म की पिटाई कर दी गई। इस मामले को मकामी अदालत से रुजू किया गया। अदालत की हिदायत पर कॉलेज के प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर और दिगर 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 18 फरवरी को जिला बागलकोट में एक सरकारी कॉलेज में ये वाकया पेश आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब किया। PM मोदी ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अपने खिताब जारी रखते हुए कहा कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने अतराफ अकनाफ के माहौल के साथ मुल्क के मुकद्दस मकामात को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में स्टार्टअप की तेज रफ्तार तरक्की का भी जिक्र किया। आइए सुनते उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे,
फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें, ये जरूर याद रखिएगा। नेपाल का तारा एयरलाइन का एक तैयारा लापता है। तैयारे में 4 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन समेत 22 अफराद सवार हैं। काठमांडू के शुमाल मगरिब इलाके से 200 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद यह तैयारा राब्ते से मुनक़ता हो गया। एयरलाइन अहदेदारों के मुताबिक तैयारे में 3 जापानी शहरी भी शामिल हैं। फेनिंद्रा मनी पोखरल ने फोन पर न्यूज एजेंसी ANI को ये तमाम जानकारी दी है। ब्राजील के शुमाल मशरक़ी इलाके में गुज़िश्ता बुध से जारी मुसलसल बारिश और ज़मीन खिसकने की वजह से 35 अफराद हलाक हो गए हैं। ब्राज़ील के सिविल डिफेंस ने इस बात की इत्तला दी है। सिविल डिफेंस के मुताबिक भारी बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों से कम 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो ने राहत रसानी में तेज़ी लाने और मुतासरा अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है। बफेलो सुपरमार्केट के फायरिंग वाक़े में हलाक होने वाले 86 साला शख्स रुथ वेथफील्ड की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने 86 साला ज़ईफ़ शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। अमरीकी नायब सदर ने हमला आवर हथियारों पर पाबंदी आयद करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब तक 200 से ज़्यादा इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमला आवर हथियारों पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून बनाया जाए। वाज़ेह है कि 14 मई को न्यूयॉर्क में वाक़ बफेलो सुपरमार्केट में एक 18 साला नौजवान ने स्याह फाम अफराद पर अंधाधुन फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और दिगर कई जख्मी हुए थे। Everybody's got to stand up and agree that this should not be happening in our country and that we should have the courage to do something about it. On the issue of gun violence, I will say, as I've said countless times, we are not sitting around waiting to figure out what the solution looks like. You know, we're not looking for a vaccine. We know what works on this. It includes, let's have an assault weapons ban. You know what an assault weapon is? You know how an assault weapon was designed? It was designed for a specific purpose, to kill a lot of human beings quickly. An assault weapon is a weapon of war with no place in a civil society. Background checks. Why should anyone be able to buy a weapon that can kill other human beings without at least knowing, hey, has that person committed a violent crime before? Are they a threat against themselves or others? That's just reasonable. It's just reasonable. We do that saying you have to have a license to drive a car. You have to be of a certain age to buy a six-pack. यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मामूल के मुताबिक अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि रूस दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, लिहाजा रूस को सरकारी तौर पर दहशतगर्द मुल्क तस्लीम कर लेना चाहिए। रूसी फौज रोज बरोज अपना दायरा वसी करने की कोशिश में है। इन्होंने आइंदा हफ्ते यूरोपीय ममालिक के पार्लियामेंट से खिताब करने की भी बात कही। वहीं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुए 95 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कोई कमी नहीं आई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक रूसी फौज लुहांस्क की जानिब से बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं यूक्रेनी सिपाही डट कर मुजाहिमत कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हुए 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। दिगर ममालिक की जानिब से बातचीत के जरिए जंगबंदी की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। जंग में अब तक यूक्रेन और रूस के हज़ारों फौजी हलाक हुए हैं, वहीं आम शहरियों की हलाकत की भी एक बड़ी तादाद देखी जा रही है। यूक्रेन के वजीर स्पोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान यूक्रेन के 50 से ज्यादा एथलीट्स को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान के हवाले से कई फलकबोज इमारतें तहस नहस हो गई। जान बचाने की फिक्र में लाखों यूक्रेनी बाशिंदे नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आगाज हुआ था।
और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लें। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल का तारा एयरलाइन का तैयारा लापता और त्रिभुवन इंटरनेशनल चीफ का इस हवाले से बयान आया है। मस्तंग के क्वांग में देखा गया था आखिरी बार तैयारा। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको इस हवाले से अपडेट दी थी, लेकिन इसमें एक अपडेट ये आ गई है। आज इसके हवाले से आपको अपडेट फराहम करें। नेपाल का तारा एयरलाइन का तैयारा लापता हुआ था, उसको लेकर एक बार फिर से एक बयान सामने आया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल चीफ का बयान सामने आया है। उनके जरिए कहा गया है कि मस्तंग के क्वांग में देखा गया था तैयारा, यानी तैयारा गायब होने के बाद बार बार सरकारी बयान भी सामने आ रहे हैं। अब एक बार फिर से त्रिभुवन इंटरनेशनल चीफ का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आज नेपाल का तारा एयरलाइन का तैयारा लापता हुआ था। तैयारे में 4 हिंदुस्तानी मुसाफिर भी सवार थे।